हेलो स्टूडेंट्स, मॉडल कैम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पहले ही कई क्लासें या कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के हम 3 चैप्टर कर चुके हैं और आशा करता हूँ बच्चों ने वो चैप्टर कर लिए होंगे। आज हम पॉलिटिकल साइंस के +2 के 4th चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सत्ता का वैकल्पिक केंद्र। जैसे कि हमने पिछले लेसनों में पढ़ा है, शीत युद्ध का दौर था, किस तरह से दुनिया में पूरा विश्व कह सकते हैं कि 2 गुटों में बटा और किन किन कह सकते हैं समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके बाद शीत युद्ध के दौर के बाद हमने 2 विश्व युद्धों को पढ़ा है, अमेरिकी वर्चस्व को पढ़ा है, किस तरह से पूरा विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। सोवियत संघ का विघटन हमने पढ़ा है। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात एकमात्र महाशक्ति अमेरिका बचा और एक महाशक्ति अमेरिका बचने के बाद किस तरह से अमेरिकी जो अर्थव्यवस्था थी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, वो किस तरह से विश्व में प्रभावित सिद्ध हुई। आज हम इस लेसन के माध्यम से ऐसे केंद्र पढ़ने की कोशिश करेंगे जहाँ पर सत्ता मतलब शासन, शक्तियाँ, उनका बंटवारा किस तरह किया जाए। या कह सकते हैं, मैं पहले पढ़ा था कि आज के टाइम में अमेरिका से किसी भी तरह नहीं जीता जा सकता, यानी कि अमेरिका का सामना करना किसी भी देश के बस की बात नहीं है। और दुनिया के अधिकतर देशों ने अकेला ना लड़कर बल्कि अनेक संगठनों को तैयार किया गया और उन संगठनों के साथ मिलकर अमेरिका जैसी महाशक्ति से निपटने के लिए तत्पर हुए। तो आज हम यहाँ इसी लेसन पर जिक्र करेंगे सोवियत संघ, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, युद्ध के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ और शीत युद्ध के दौर के तुरंत बाद अनेक संगठन अस्तित्व में आया। हमने गुट निरपेक्षता को पढ़ा है। गुट निरपेक्ष देशों ने शीत युद्ध को खत्म करने में और विश्व शांति स्थापित करने में अहम योगदान दिया। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के विघटन के बाद एकमात्र महाशक्ति बच गया अमेरिका और दुनिया के अधिकतर देशों ने अमेरिका के जो सहयोगी थे उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। या जो सोवियत संघ के साथ थे, रूस जिसका एक आधिकारिक देश बचा, उत्तराधिकारी देश बचा, उन्होंने अपनी कह सकते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को कायम किया। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अमेरिका जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को उदाहरण या कह सकते हैं कि प्रवर्तक था और सोवियत संघ जो है समाजवादी, हम इसको समाजवादी या फिर साम्यवादी बोल सकते हैं। सोवियत संघ के विघटन होने के बाद एकमात्र महाशक्ति कौन? अमेरिका, जिसको हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं। और इस लेसन में हम इसी अर्थव्यवस्था पर जिक्र करेंगे, किस तरह से अमेरिका ने मिलकर यूरोपीय देशों को अपने साथ लेकर अनेक संगठन बनाए या कह सकते हैं सैनिक संगठन बनाए और किस तरह से दुनिया में पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए जो है अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरा। और इसके बाद सोवियत, जिसको हम यूरोपीय संघ का नाम दिया गया, यूरोपीय संघ, यानी कि संघ किसको बोलेंगे? मान लीजिए एक समुदाय कुछ लोगों का समूह। और संघ किसको बोलेंगे? अनेक राज्यों का भी संघ हो सकता है, अनेक देशों का भी संघ हो सकता है, संगठन हो सकता है। तो यहाँ पर यूरोप के देशों ने अपने आप को संगठित कर लिया। इसके काफ़ी कह सकते हैं कि विशेषताएं थी या कह सकते हैं कि कुछ लाभ अर्जित करने के लिए इन देशों ने अपने आप को अमेरिका के साथ मिलकर यूरोपीय संघ के साथ जोड़ने का काम किया। यह एक कह सकते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो है
प्रवर्तक था या फैलाना चाहता था, दुनिया में अपनी छाप पूंजीवाद की छोड़ना चाहता था। यूरोपीय संघ ने अपना झंडा, कह सकते हैं अपना राष्ट्रगान और स्थापना दिवस के रूप में मनाया, लेकिन ये अपना संविधान लिखने में नाकामयाब रहा। कोशिश की अपना संविधान लिखने की, लेकिन नाकामयाब रहा। और इनका मुख्य मकसद क्या था, संगठन बनाने का मुख्य मकसद क्या था कि जो यूरोप के देश हैं उनमें मुक्त व्यापार या खुला व्यापार। हम इसको आयात निर्यात से पढ़ते हैं, आयात और निर्यात। हमने पहले पढ़ा था कि दुनिया में आज कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अपने आप में परिपूर्ण हो। किसी भी सामान की ज़रूरत के लिए उसने किसी ना किसी देश के पास जाना पड़ता है, या तो वस्तु को आयात करनी पड़ती है या निर्यात करनी पड़ती है, या तो सामान भेजना पड़ता है या मंगवाना पड़ता है। इसी व्यवस्था को जो है, अगर मान लीजिए भारत में कोई वस्तु विदेश से आती है, अगर वो बिना किसी टैक्स के आती है तो जो सस्ती मिलती है, अगर वो टैक्स लगने के बाद भारत में आती है तो वो कह सकते हैं कि महंगी मिलेगी। और पहले क्या हुआ था, कुछ देशों ने अपने व्यापार को सीमित कर लिया था, यानी कि दुनिया के अनेक देशों से अलग होकर अपना व्यापार जो है उन्होंने अपने देश तक ही केंद्रित कर लिया, जिसका हम चीन जो उदाहरण दे सकते हैं, आगे पढ़ेंगे हम चीनी अर्थव्यवस्था, उसमें बहुत ही अलग जो है चीन ने अपना उत्तरदायित्व निभाया था। और इसमें ब्रिटेन, फ्रांस इसके सदस्य थे। यह ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इनने मिलकर, यानी कि कह सकते हैं और बहुत सारे छोटे देश थे, इनने मिलकर यूरोपीय संघ को और ज़्यादा मजबूती दी। ताकतवर देश थे तीनों, और इनको दूसरी ताकत बोला जाता है। पहली ताकत हम पढ़ चुके हैं, एकमात्र महाशक्ति अमेरिका बच गया था। सोवियत संघ के विघटन के बाद एकमात्र महाशक्ति अमेरिका बच गया था। और इसके बाद अगर हम ताकत देखें तो वो अमेरिका के बाद इन तीनों, अमेरिका से भी, यानी कि हम कहते हैं कि इन्होंने जो यूरोपीय संघ था अपनी सेना पर बहुत ज़्यादा खर्च किया, या कह सकते हैं इनका जो खर्च है अमेरिका से लगभग ज़्यादा था। हम कह सकते हैं कि अमेरिका से भी ज़्यादा खर्च करने का काम किया। इसके बाद आता है, ये था हमारा यूरोपीय संघ के बारे में। इसके बाद एशिया के देशों का आसियान एक संगठन बना, यानी कि विश्व में अनेक संगठन बने जहाँ पर यूरोप के देशों ने बनाए, तो उसी प्रकार एशिया के कुछ देशों ने आसियान के बारे में पढ़ेंगे हम। आसियान ये भी कह सकते हैं कि ऐसा संगठन था, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले। यूरोपीय संघ में, यानी कि उनका मुख्य मकसद क्या था यूरोपीय संघ का, हमने पढ़ा। एक तो व्यापार करना, वह आपस में जो देश जिनको नई नई आज़ादी मिली है, या अमेरिका के सहयोगी देश हैं या यूरोपीय देश हैं, उन्होंने अपने आप को मिलाकर व्यापार करने के लिए एक दूसरे पर कह सकते हैं कि व्यापार करने के लिए बाध्य हुए। और दूसरा था सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि मान लीजिए कोई गरीब देश है और वो यूरोपीय संघ में विद्यमान है और उन पर हमला होता है, तो वो यूरोपीय पूरे संगठन पर हमला माना जाएगा। उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व किसका है? संगठन का है। इसी प्रकार हम आसियान के बारे में पढ़ेंगे। ये भी दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का एक ऐसा संगठन है जिन्होंने कह सकते हैं कि बैंकॉक में पहला जो है घोषणा की थी इसकी, और 5 देश स्टार्टिंग में इसके माने जाते हैं। और यहाँ पर इनका मुख्य मकसद था एशियाई देशों में अपनी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो है व्यवस्था को मजबूत करना। यानी कि एशियाई देशों ने अपने संगठन को इसलिए तैयार किया यूरोपीय जो है संघ को देखते हुए कि हमने भी अपने संगठन को मजबूत करके अपने जो एशियाई देश हैं उनको और ज़्यादा कह सकते हैं कि सुरक्षित और मजबूत बनाया जाए। इसमें कई देशों ने
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत इसका सदस्य देश नहीं है, भारत इसका सदस्य देश नहीं है, भारत और चीन, लेकिन ये फिर भी कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ सहयोग व्यापार के माध्यम से, या कह सकते हैं कि आने वाले समय में किस तरह से अनेक वैश्विक जो समस्याएं हैं जैसे आतंकवाद है, या कह सकते हैं ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए आसियान के साथ कह सकते हैं कि लगा हुआ है। और इसकी जो आसियान का जो खर्च है वो लगभग सोवियत संघ से या अमेरिका से कम है, क्योंकि वो ज़्यादा शक्तिशाली देश हैं। यहाँ हमारे एशिया के जो देश हैं कम ताकतवर देश हैं जो इनके साथ जुड़े हैं, और इनका जो खर्च है लगभग कह सकते हैं कि सोवियत संघ या यूरोपीय संघ से कम है और अमेरिका से कम है। इसके बाद आता है हमारा इस लेसन में, यानी कि जहाँ इतनी भी बड़ी कह सकते हैं दो संघ तैयार हुए, इसको देखते हुए एक चीनी अर्थव्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, या कह सकते हैं यूरोपीय संघ के मजबूती के बाद आसियान बने, इनके बाद चीनी अर्थव्यवस्था का विकास लगातार हो रहा था। उन्होंने अपने कृषि पर ज़्यादा कह सकते हैं कि ध्यान नहीं दिया, बल्कि उद्योग ज़्यादा स्थापित किए, यानी कि इन्होंने अपने कृषि की तुलना में ज़्यादा उद्योगों पर ध्यान दिया। और इन्होंने कह सकते हैं कि अपने व्यापार को, यानी कि अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी देशों के साथ व्यापार बंद कर दिया था। भाई इन्होंने किसी भी देश के साथ ना वस्तुओं का आदान प्रदान करना है, और कह सकते हैं कि ना वस्तुएं भेजनी है ना मंगवानी है। तो इसलिए इसमें एक आर्थिक संकट पैदा हुआ, आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा। हम इसका पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि आज दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो किसी भी हर चीज़ के लिए अपनी ज़रूरतों को अपने आप पूरा कर ले। शायद ही दुनिया का ऐसा कोई देश होगा जो अपने आप में परिपूर्ण होगा। चीन ने एक ऐसी कोशिश की थी अपने आप को सक्षम बनाने की, आत्मनिर्भर बनाने की, लेकिन वो असफल हुआ। आर्थिक संकट पैदा हो गया। जिन चीज़ों की उस देश में कमी थी वो बाहर के देशों से मंगाना उसके लिए मजबूरी हो गया। और 2000 या कह सकते हैं कि चीन विश्व के कह सकते हैं कि 2001 में विश्व व्यापार संगठन में चीन शामिल हुआ। और इसने इससे पहले 1978 में खुले द्वार की नीति अपनाई। 2001 में तो जाके विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ। इससे पहले उसने क्या किया, 1978 में खुले द्वार की नीति अपनाई कि दुनिया का कोई भी देश, भारत या कह सकते हैं या पड़ोसी देश है भारत, या और दुनिया का कोई भी देश है, चीन के साथ खुला व्यापार जो है कर सकता है, कोई पाबंदियां नहीं है। आज हम देखते हैं भारत के जो बाज़ारों में चीन के अनेक प्रकार से बने हुआ सामान जो है आपको आसानी से मिल जाता है। भरमार है भारत के बाज़ार में चीनी सामान की। और विश्व आर्थिक जुड़ाव के कारण उसने अपने आर्थिक संकट से निपटने का भरपूर सहयोग मिला। आर्थिक संकट किसको बोलेंगे हम, या कह सकते हैं कि जो पैसा था, वैल्यू थी, वो गिर गई थी चीन की मुद्रा। और इसको देखते हुए उन्होंने विश्व व्यापार संगठन से जुड़ने का कोशिश की, विश्व व्यापार खुले द्वार की नीति अपनाई, जिसके कारण उसने आर्थिक संकट जो है कह सकते हैं कि निपटने का काम किया। इसके बाद चीन और भारत के संबंध, आगे हम पढ़ रहे हैं चीन और भारत के संबंध। वैसे तो भारत और चीन पड़ोसी देश हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी कारणवश इनके संबंध जो है बिगड़ते चले गए। सबसे पहले हम जिक्र कर रहे हैं सीमा विवाद है भारत और चीन संबंध। सीमा विवाद क्या है कि भारत और चीन को जो है मैकमोहन रेखा अलग करती है, और
कुछ हिस्सा जम्मू कश्मीर की साइड है और कुछ हिस्सा जो है अरुणाचल प्रदेश की साइड है, उस पर चीन अपना अधिकार स्थापित किए हुए है। वो उस पर कहता है कि ये जो है हमारी अंडर आती है सीमाएं, लेकिन वो भारत की कुछ ज़मीन पर आज भी कब्जा किए हुए है। भारत हर संभव प्रयास किए प्राचीन काल से ही, पुराने समय से, आज़ादी के बाद से ही, लेकिन फिर भी चीन ने जो है वहाँ पर अपना एक अधिकार स्थापित किया हुआ है। और मुख्य कह सकते हैं कि एक घटना थी, दलाई लामा जो है राजा थे तिब्बत के, और तिब्बत एक ऐसा कह सकते हैं क्षेत्र था जो स्टार्टिंग में किसी भी देश में शामिल नहीं था, ना भारत के क्षेत्र में ना चीन के क्षेत्र में, लेकिन चीन ने वहाँ पर अपने सेना भेजकर उस पर अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन दलाई लामा ने जो है भारत से सहायता मांगी और शरण ली भारत में। भारत ने दलाई लामा को जो है अपने देश में शरण दी और सुरक्षा प्रदान की। इससे चीन को काफ़ी आघात पहुंचा और तब से चीन भारत से जो है कह सकते हैं कि मित्रतापूर्ण संबंध नहीं रहे और टकराव की स्थिति में कह सकते हैं कि चलता रहा। भारत के संबंध कभी खराब होते चले गए, कभी सुधरते चले गए। भारत के प्रधानमंत्री ने, चाहे हमारे राजीव गांधी जी हो या फिर कह सकते हैं उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, अनेक प्रकार से कोशिश की बाद में चीन के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने की, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि सीमा पर घुसपैठ हो जाती हैं, उसके कारण फिर संबंध बिगड़ जाते हैं। और प्राचीन काल से ही भारत और चीन के अच्छे संबंध रहे हैं, क्योंकि जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का, तब भी जो है चाय का व्यापार है, अफीम का व्यापार है, चीन के साथ होते आए हैं। अनेक प्रकार से अंग्रेजों ने लाभ उठाया दोनों देशों के जो है सीमाओं का। और 1962 के युद्ध में भारत की हार में कुछ कह सकते हैं कि दोनों के संबंधों में गिरावट आई, और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जो वंशज पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी और उसके बाद उसका लड़का राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। उस समय के कह सकते हैं कि काफ़ी कह सकते हैं कि दुख हुआ भारत को अपनी हार का चीन से, और उसका कह सकते हैं का खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा था। और बाद में अनेक प्रकार से प्रधानमंत्रियों के दौरे हुए, या कह सकते हैं कि अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने मध्यस्थता स्थापित की, जैसे यूएनओ वगैरह है। उन्होंने भारत और चीन के बीच में अनेक बार संबंध स्थापित करने की कोशिश की, अच्छे संबंध बनाने की अपील की, और इस तरह से भारत और चीन के संबंध जो है कभी कह सकते हैं बिगड़ते चले गए, कभी अच्छे संबंध स्थापित करते गए। इसी प्रकार एक नारा भी जो है काफ़ी प्रचलित हुआ था कि हिंदी और चीनी भाई भाई का जो नारा अभी प्रचलित हुआ था। काफ़ी इसको नारे को प्रचलित करने का मुख्य उद्देश्य था भारत और चीन के लोगों का मध्यस्थ भाईचारा स्थापित करने की कोशिश करना। इस प्रकार हमारा इलेक्शन था पूरा सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, यानी कि जब हमने पढ़ा है कि जब विश्व दो गुटों में बटा हुआ था तब कैसी व्यवस्थाएं थी। एक सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका बचा, और अमेरिका से निपटने के लिए दुनिया के देशों ने कैसा सिस्टम अपनाया, इस लेसन में ये पूरा बताया गया। अनेक प्रकार के संगठन बताए हैं। आशा करता हूँ बच्चे हमारी एनसीईआरटी की बुक है जो उसमें इस लेसन को अच्छे से पढ़ेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके मेरा जो है मोबाइल नंबर है, आप निसंकोच पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।